हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और करंट अफेयर के इस डेली प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत है। आज देखिए 2 जून है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल आप लोगों के आए कमेंट्स के आधार पर आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन्हें कुछ वीडियोस के खंड में तोड़ देंगे, ना कि शॉर्ट्स के खंड में, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज आपका जो पहला टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपको ड्रोन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है आपका दिव्यास्त्र MK1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए देख लीजिए, इन्वेस्ट यूपी आपको दिख रहा, ये इसी स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। स्टार्टअप जो लखनऊ का स्टार्टअप है, अभी हम आगे उसका नाम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर हमें इस टॉपिक को तैयार करना है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम लोगों का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि क्यों हम इसे तैयार करें आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता था, सीधे सीधे इस ड्रोन का नाम पूछा जा सकता है, किस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे आपके, जैसे उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में एक लोइटरिंग म्यूनिशन कॉन्सेप्ट आएगा, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, या इसके फीचर्स पर क्वेश्चन आ सकता था। अब देखिए मेंस पर आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, वर्तमान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ महत्व, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप देखिए गहराई से किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स वाला ओरिएंटेड चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी अचानक इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रोन का यूज करते ही कहाँ पर है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ड्रोन, तो आपको डी से पकड़ना था, तो इसको बोलते हैं, हम इसे ट्रिपल D में यूज करते हैं, मतलब डल, DULL डल, दूसरे को बोलते हैं डर्टी और तीसरे को बोलते हैं डेंजर। मतलब वो काम जो डल हो, डर्टी हो और डेंजर हो, जिन तीनों चीज़ों में ये उपस्थिति होती है वो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखना, डल, डर्टी एंड डेंजर। अब लाते हैं इसके महत्व को। तो इसका महत्व हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे से देश ने, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से एक छोटे से देश यूक्रेन ने आपका अपने से बड़े इतने देश रशिया को नाकों चने चबवा दिए। उसकी बड़ी भूमिका क्या रही थी यूक्रेन की आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से सीख ली किसने, ईरान ने। और ईरान ने आपका विश्व का जो आपका सबसे बड़ा सैन्य आपका शक्ति के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्र USA, उसको भी आपका एक तरीके से आपका घुटनों पर ला खड़ा किया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ चढ़कर सामने आई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो हमें देखने हैं इस आपका टॉपिक से। देखिए पहला टॉपिक था कि भारतीय सेना सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसमें देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना था कि स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी, उसका नाम क्या है, होविरत। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है, होविरत नाम है आपका। और इसको इसलिए भी ध्यान रखना, ये आपका इन्वेस्ट यूपी जो पहल है यूपी की आपकी, उसी में लखनऊ का स्टार्टअप है आपका ये। इसका नाम क्या है, होविरत। इसने क्या बनाया, दिव्यास्त्र MK1 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण। हम लोग आगे अभी देखेंगे कि ये लोइटरिंग म्यूनिशन होता क्या है, ठीक है। तो उसके ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब इसके इम्पोर्टेंट को अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये था कि अब तक जो सेना है हमारी, उसको कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, जैसे घुसपैठ पर नज़र रखने और लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अलग अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का, इसमें सारी तकनीक एक साथ जुड़ गई हैं आके आप, ठीक है। फिर इसमें देखिए वही पॉइंट दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका ईरान युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय जो हमारी रक्षा आपकी प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हम विदेशी तकनीक पर आपका निर्भर थे ड्रोन टेक्नोलॉजी के, लेकिन अब हमने स्वदेशी की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए पहले देख लेते हैं कि वास्तव में ये जो आपका वर्ड आया था, ये लोइटरिंग म्यूनिशन, ये होता क्या है। देखिए लोइटरिंग म्यूनिशन का मान लेते हैं मतलब ये ड्रोन है आपका, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये लगता है कि कोई संदेहास्पद कोई चीज़ यहाँ से गुजर रही है, तो ड्रोन क्या करता है, उसके ऊपर जाकर स्थापित हो जाता है। और ये तब तक स्थापित रहता है जब तक इसे बेहतर तरीके से रीड नहीं कर लेता है। अब जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति को बेहतर तरीके से रीड कर लेता है, वो टारगेटेड यहाँ पर अटैक करता है और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो देखिए लोइटरिंग करना, लगातार घूमना, घूमने का मतलब हो गया लोइटरिंग, और म्यूनिशन मतलब टारगेट करना। तो लोइटरिंग म्यूनिशन का आपका ये देखिए मतलब आपको आगे दिखाया गया है कि लक्ष्य की पहचान होने तक या लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर कार्रवाई कर सकता है।
इसी वजह से लोइटरिंग म्यूनिशन श्रेणी में से रखा गया। ठीक है, अब इसकी अन्य विशेषताओं को देख लो। देखिए इसकी अन्य विशेषता क्या है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 किलोमीटर तक आपका 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और इसकी एक अगली विशेषता क्या है, इसकी अगली विशेषता ये सिर्फ और सिर्फ निगरानी नहीं करेगा, अभी तो हमला भी कर सकता है आपका। ठीक है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। साथ ही साथ आपका हमला करने के साथ साथ 15 किलो तक का बम भी अपने साथ ही ले जा सकता है और सटीक निशाना लगाने तक लंबे समय तक ये मंडरा भी सकता है। वही मतलब उसकी टेक्नोलॉजी स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसकी अगली विशेषता क्या थी, अगली विशेषता ये थी कि एआई और सेंसर से भी लैस है आपका ये। ठीक, और इसे छोड़ना बहुत ही आसान है, मतलब इसे ट्रक वगैरह से भी आसानी से आप छोड़ सकते थे। अब इसकी अन्य विशेषता सेना के लिए क्या इंपॉर्टेंट थी आपकी, जैसे हमारी LOC है, LAC है यहाँ पर, या जो घने जंगल जैसे रेगिस्तान के इलाका जहाँ से आपको घुसपैठ हो जाती है, उन क्षेत्रों में भी प्रभावी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और युद्ध और सीमा पर हालात तेजी से अगर बदलते हैं तो सेना जरूरत के मुताबिक किसी भी स्थान पर इसे तुरंत तैनात कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए मेंस में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता महत्व पर पूछा जाएगा, जिसमें आप इसको लिख सकते थे। और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता था कि दिव्यास्त्र MK1 है क्या, इसे किसने बनाकर तैयार किया है, या लोइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, या इसकी फिर अन्य विशेषताओं पर पूछा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारा अनुरोध है कि जब आप देखें तो आप इसे पेपर और आपका पेन भी लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन भी करते रहें। बाकी इससे जुड़ा आपको PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो हम लोगों का इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में लगातार सोशल मीडिया पर बैन की लगातार बातें आपके सामने आ रही हैं। तो सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन को लेकर एक नया देश, और वो भी एक ऐसा देश जुड़ गया है जो भारत का ही पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, उसका नाम है आपका मलेशिया। तो हाल ही में आपका मलेशिया ने क्या किया है कि बच्चों के फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने पर आपका पाबंदी लगा दी है। अब आपका इसलिए इम्पोर्टेंट था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू कर दिया है। अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो हम इसे दो तरीके से देख सकते थे। सबसे पहले तो हम देखें वैश्विक स्तर पर क्या हालत है इसको लेकर। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता था कि बताइए हाल ही में, तो मलेशिया के बारे में पूछ सकता था। दूसरा प्रीलिम्स में फैक्ट क्या पूछ सकता है कि विश्व में अन्य किन किन हिस्सों पर इस पर पाबंदी लगी। अब मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप इसे उचित मानते हैं, क्या जो भिन्न भिन्न देशों द्वारा लगाई गई पाबंदी है क्या आप इसे उचित मानना है। फिर भारत का संदर्भ क्या है इसको लेकर हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम लोगों ने मलेशिया को लेकर किया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि बताइए विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने इस पर पाबंदी लगाई है। तो हम लोग देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आपका दिसंबर 2025 में ऐसा बिल ला चुका है कि उसने आपका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो दुनिया का पहला देश बना था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता था। फिर यूरोपीय देश आपसे पूछा जा सकता था। देखिए स्पेन आपका पहला यूरोपीय देश था जिसने प्रतिबंध लगाया था। फिर कुछ अन्य देश आप देख सकते थे जैसे आपका फ्रांस की संसद इस पर एक विधेयक ला चुकी है। तो वहीं इटली और डेनमार्क जैसे देश भी प्रयास कर रहे हैं इस पर करने के लिए। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को मिल गए। एक वर्तमान में मलेशिया, विश्व में पहला पूछा जाता है तो आपको क्या बताना था ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में पहला पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको स्पेन। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार मलेशिया को मैप में भी लोकेट कर लेते हैं, फिर हम लोग मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो आपको देखिए मलेशिया दिख रहा आपको देश के रूप में। इसमें देखिए क्वेश्चन UPSC में पूछा था कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया को उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए पूछ लिया था। तो आपको कुछ ना एक ट्रिक याद रखना, मसाई याद रखना। मसाई जनजाति होती है। देखिए सबसे ऊपर मलेशिया है, फिर सिंगापुर और फिर इंडोनेशिया, यही है आपका मलेशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपका पड़ जाता है मलेशिया। ठीक है, अब हाँ ये मलेशिया और इंडोनेशिया जो दिख रहा है यहीं पर आपको मलक्का जेलडम द्वीप भी जो वर्तमान में चर्चे में। हम लोग इसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। मान लेते हैं आपसे मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि आप क्या इसे बेहतर मानते हैं। तो देखिए अगर हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं तो पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाया गया कि वहाँ पर VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपने सुन रखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से पहुँच कर उसका यूज कर रहे हैं, अर्थात इस पर पाबंदी नहीं लग पाई। वहीं दूसरा आपका ये देखा गया इसके कारण क्या कारण है कि आपका ये देश ऐसा कर रहे हैं। तो कारण में हम लोग देख रहे थे कि लगातार ये देखा गया कि आपका सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जो बच्चों का IQ लेवल है वो आपका गिरता जा रहा है। नंबर दूसरा क्या था, लगातार बच्चे हिंसक होते चले जा रहे हैं आपका।
फिर नंबर तीसरा था जो आपके इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, इनमें उनकी आपकी जो उपलब्धता है या उनकी जो सक्रियता है वो घटती जा रही है, जिस कारण से उनमें अनेक शारीरिक समस्याएं भी आ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो क्या ये आपका वास्तविक रूप में इसका कुछ फ़ायदा मिल पाया है? तो हम लोग तो देख रहे हैं कि नहीं, इसकी सीमाएं बहुत सारी हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू बच्चों पर आपका पहुंच बना ही लेते हैं वहाँ तक, यहाँ तक कि गार्जियंस भी कहीं ना कहीं उन्हें इस इतना ज़्यादा मतलब आपका रोक नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हम लोग देखेंगे हम लोग सुझाव क्या दे सकते हैं। तो देखिए कि इस पर एक एडिटोरियल बहुत ही अच्छा आया था, उन्होंने 3-4 सुझाव दिए थे। उन्होंने पहला सुझाव दिया था रचनात्मक गतिविधि, क्रिएटिविटी। मतलब उन्होंने कहा जो बच्चों का खाली समय है हमें उन्हें एक रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा। मतलब एक उन्होंने कहा हमें इंडोर और आउटडोर जो गेम्स हैं इनका महत्व फिर से बढ़ाना होगा। फिर नंबर तीसरा उन्होंने कहा देखिए रचनात्मक गतिविधि में क्या कर सकते थे, हम बच्चों को आपका कला की ओर मोड़ सकते हैं, मतलब क्राफ्ट्स की ओर मोड़ सकते हैं, आर्ट्स की ओर मोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को आपका मज़ेदार कॉमिक्स जो बुक होती हैं उनकी तरफ मोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों में लगा सकते हैं आपका, जैसे गार्डनिंग हो सकती है, अन्य लोगों की मदद करना हो सकता है। कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामिंग ला सकते थे जिससे बच्चे जो उनका एकाकीपन है वो क्या किया जा सके, आपका दूर किया जा सके। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि कारण क्या है वर्तमान में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। देखिए पहला आपका कारण माना जा रहा है न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ना, कि लगातार आपका न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। नंबर दूसरा था आपका शहरीकरण का बढ़ना। शहरीकरण में क्या हो रहा है आपका कि जो दादा नानी दादी इन सबसे कहानी सुनने की जो प्रथाएं थी वही छूटती जा रही बच्चों में। फिर नंबर तीसरा था आपका माता पिता के पास आपका वर्तमान जो भूमंडलीकरण का दौर है इस पर जो कट कोड कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस कारण से उनके पास समय ही नहीं बच्चों के लिए। तो बच्चे फिर किसका सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। तो इन सबको भी दूर करके हम क्या कर सकते हैं, आपके बच्चों को इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड आपका इस तरीके से टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों का अगला भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपका टॉपिक है खेत बचाओ अभियान। तो वर्तमान में आपका कई तरीके से भारत के आगे चुनौती आ रही है। एक चुनौती आ रही है हॉर्मुज का आपका बंद होना, और हॉर्मुज के बंद होने के कारण आपका क्या हो पा रहा है, हमारी उर्वरक जो थे आपका जो हम उर्वरक आपका आयात करते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हमारे यहाँ उर्वरकों की कमी आएगी और मानसून आने वाला है जिस कारण से फसल बुआई का समय आएगा, तो दोहरी मार आपको भारतीय किसान झेल सकते हैं हमारे। तो इस कारण से क्या किया गया है, 1 जून से 30 जून तक देश भर में एक आपका देशव्यापी प्रोग्राम लाया जा रहा है। उसका नाम आपका रखा गया खेत बचाओ अभियान। मतलब कि अब किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो किस तरीके से यूरिया या उर्वरक इनका इस्तेमाल कम से कम करें, कम से कम आपका वो इसका इस्तेमाल करें, कम खाद का इस्तेमाल करें, सही खाद का इस्तेमाल करें और सही सलाह के साथ करें, ताकि मिट्टी भी बची रहे और आपका पैदावार भी बढ़े। तो देखते हैं हम लोगों का आज पर क्या खबर थी। तो खेत बचाओ अभियान ये भी हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड करके देखते चलते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आ सकता था कि हाल ही में खेत बचाओ अभियान कब से कब तक चलाया गया। पहला तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता था। तो 1 जून से आपका 30 जून के बीच आपका खेत बचाओ अभियान आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, इसकी मिनिस्ट्री पूछ सकता है। फिर अब देखिए क्यों लाया गया, इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। देखिए क्यों लाया गया, तो इसमें था कि देश में खेती की सबसे बड़ी समस्या अब खाद की कमी नहीं बल्कि उसका अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल है। मतलब इन्होंने दिखाया कि खाद की कमी समस्या नहीं है, अभी तो उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये समस्या है। और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो मिट्टी की सेहत है ये भी बिगड़ती चली जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका सरकार को मिट्टी बचाने के लिए क्या किया गया है, 1 जून से वो खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है उन्होंने। इसमें तक कृषि विशेषज्ञों की एक टोली बनी है जिसमें 1650 से अधिक लोग हैं जो आपका किसानों से जुड़ेंगे और उनको बताएंगे कि किस प्रकार से आप कम खाद, सही खाद और सही सलाह के नारों के साथ वो गांव-गांव जाएंगे और किसानों को समझाएंगे कि अधिक खाद से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हमारे लिए फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता था, पहला ये पूछ सकते थे कि देखिए कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं इनके आधार पर फसलों की संतुलित मात्रा क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो NPK का रेशियो होता है 4:2:1, लेकिन हमने क्या इससे बना दिया है, इसे ध्यान रखना था 9.3:3.5:1। मतलब देखिए आपका अनुमानित राशि से लगभग 2 गुने से अधिक हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर डाला है और लगभग आपका 2 से बढ़कर इसका 1.5 गुना बढ़ गया, 3.5% पर पहुंच गया है आपका क्या, पोटाश, जो दोनों ही फास्फोरस, जो बहुत ही क्या खतरनाक है हमारे लिए।
अब देखते हैं इससे क्या क्या आपका नुकसान आने वाले हैं। तो देखिए, एक पहला नुकसान तो ये होता है कि चूंकि सरकार यूरिया के लिए हर साल लगभग आपका 1.75 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी दे देती है, जिस कारण से सरकार के पास आपका कृषि के अन्य तकनीकीगत विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता है। ठीक है। तो और दूसरी चुनौती क्या आती है आपका कि लगातार किसान जब इसका यूज करेंगे तो इससे क्या हो रही है, मिट्टी क्या बनती जा रही है आपकी, जहरीली बनती जा रही है। जहाँ हम लोगों ने देखा था कि कुछ आपके राज्य हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा, इनमें मानकों से कई गुना अधिक इसकी मात्रा हो गई। तो हम लोग देख रहे थे पंजाब में पूरी एक कैंसर ट्रेन ही अलग चल रही है इसके लिए, इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब देखिए, अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता था कि रासायनिक उर्वरकों का जब दबाव अधिक होता है तो होता क्या है। तो जो मिट्टी के जो जैविक कार्बन होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। और जो जिंक, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये भी रिस रिस कर आपका धरातल के नीचे जाने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है आपका पोषक तत्वों की कमी भी पड़ जाती है आपकी मिट्टी में। साथ ही साथ आपका ना तो उत्पादन बढ़ रहा है और लाभ भी कम होता चला जा रहा है। और इसका एक और आप नकारात्मक असर देखिए कि यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, भूजल भी आपका जहरीला होता जा रहा है, जिस कारण से मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा रिस कर कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है। तो पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अब जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए मन में आप एक बार कि सोचिए पानी में जो खतरनाक तत्व बढ़ते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं। अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लूबेरी सिंड्रोम, आर्सेनिक बढ़ जाए तो संख्या रोग हो जाता है। फिर और याद करो, अगर फास्फोरस की मात्रा फ्लोराइड्स की मात्रा बढ़ने लगती है तो नौकनी आपका रोग हो जाता है, हड्डियों की संबंधित बीमारी आ जाती है। वहीं आपकी मिनी माटा बीमारी आपका पारा से आप पढ़ चुके थे। ठीक है। तो इससे दो तरीके की समस्याएं थी, क्या है, एक तो आपका पेयजल दूषित होता है और दूसरा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी बचाने पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका ना तो उत्पादन बढ़ रहा है आपका यूरिया के अधिक इस्तेमाल से और ना ही लाभ बढ़ रहा है, दोनों ही खतरनाक है। अब एक और फैक्चुअल जानकारी हिस्ट्री आप रख सकते थे अपने साथ में कि इसमें यह दे रखा है कि किस प्रकार से जो उर्वरकों का अंधाधुंध आपका इस्तेमाल हुआ है। तो उर्वरकों के इस अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा, तो देखिए नागालैंड, जबकि पूर्वोत्तर का राज्य है। हो सकता है अगर आपने ना पढ़ा होता तो इसे गेस कर पाना मुश्किल होता, क्योंकि आपको लगता है वहाँ तो झूम खेती होती, लेकिन फिर भी देखिए नागालैंड आपका सर्वाधिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने वाला शीर्ष राज्य। फिर नंबर 2 पर है राजस्थान, नंबर 3 पर है आपका झारखंड, फिर है पंजाब और फिर हरियाणा, और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश 6वें नंबर पर है आपका। ठीक है। हाँ, तो ये इस तरीके से आपका ये दूसरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे मेंस में सीधे सीधे आपका यूपी पीसीएस में आपका पेपर नंबर 3 पर आपसे क्वेश्चन पूछते कि वर्तमान में जो उर्वरक हैं इनके दुष्प्रभाव को आपका और खेत को इनके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जो खेत बचाओ अभियान का महत्व क्या है, तो इस पर आप लिख सकते थे आपका अभी तक की ये डिटेलिंग के आधार पर। ठीक है। अब हम लोग आपका अब जो अगले 3 टॉपिक आज के बच्चे हैं उन पर हम लोग एक अलग वीडियो बना देते हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।